नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए, फटाफट स्क्रीन पर ले आइए। स्वागत है हेमंत जी आपका। प्यासा कुएं के पास गया है या कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है? इस सवाल का जवाब इस देश के सभी सियासी पंडित तलाश रहे। लेकिन एक बात, अगर बिटवीन द लाइन विश्लेषण में तो हमेशा खबरों को बिटवीन द लाइन देखते हैं। अगर खबरों को बिटवीन द लाइन देखें तो एक बात तो तय है कि ये मोदी का कबूलनामा है कि 11 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो डंका बजा और जिससे भक्तों के कान में गूंज जाती रही और वो कुछ और नहीं सुन पाए, वो डंका फर्जी था। वो फर्जी था डंका विश्वगुरु का, वो फर्जी था डंका वर्ल्ड लीडर का, वो फर्जी था डंका विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का। वो सारा डंका फर्जी था। दुनिया भारत की ओर देख रही है। देख रही थी दुनिया, देख रही थी कि 11 साल से क्या चल रही है वहां पर, सरकार के नाम पर क्या चल रहा है वहां। ये देख रही थी दुनिया। और अब 11 साल बाद वो दिन आया जब मोदी कांग्रेस के पीछे छिप करके नया खेल शुरू कर। नया खेल हम क्यों कह रहे हैं कि मोदी, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब एक्सपोज नहीं हुए, लेकिन हर दिन एक नए खेल में देश को उलझाते रहे। क्या फिर कामयाब हो जाएंगे? अगर शुरुआती रुझान देखें तो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास रवांडा रेडियो से मजबूत, वो तो एक था रेडियो रवांडा, एक था। यहां पर तो गिनती ही नहीं है। यहां राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, उससे भी तेज है सब चेतक। चेतक कह करके चेतक का अपमान हो जाएगा ये पिल्लों को। ये तो पहले ही से इंतजार कूं 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 सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम किए रहते हैं। जयशंकर अपनी अपनी सफाई नहीं दे पाते, ये सफाई देने में जुटे रहते हैं। मोदी अपनी सफाई नहीं दे पाते, ये सफाई देने में जुटे रहते हैं। आज हम जो 51+8 59 की ये टीम बनी है, जो जाएगी विदेश में मोदी जी का डंका बजाएगी। मोदी जी का डंका फट गया, अभी 59 जाएंगे, 51 सांसद और 8 और डिप्लोमेट, वो जाएंगे और वो डंका बजाएंगे। बताओ तब क्यों गए भैया पूरी दुनिया में? 100 के करीब दौरा, सेंचुरी के करीब हैं। अभी एग्जैक्ट आंकड़े पर हम आएंगे। सेंचुरी के करीब हैं। 11 साल में तमाम लोग तो कहते थे कि मोदी जी क्या भारत आ गए हैं क्या? ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, मोदी जी भारत आए, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। अक्सर तो विदेशी उनका वक्त गुजरा है। और अब जरूरत है 51। आप चौंक जाएंगे, ये सूची देख करके आप चौंक जाएंगे। दो पार्ट आप देखिएगा, मैं बता दूंगा स्क्रीन पर या हेमंत भाई बता देंगे, बहुत कुछ बताना है इस शो। एक तो किन किन देशों में डिप्लोमेट जा रहे हैं और ये सांसद जा रहे हैं, मतलब ये डेलीगेशन कहां कहां जा रहा है। वो गौर कीजिएगा कि वो भारत पाकिस्तान तनाव में वो क्या करेंगे, न 3 में न 13 में। वो न 3 में है न 13 में, वो क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है, अगर जिन महत्वपूर्ण देशों में हम जा रहे हैं, उन महत्वपूर्ण देशों में इनकी भूमिका क्या होगी? रविशंकर प्रसाद सऊदी में जा रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि भारत का मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता है। वो जा रहे हैं खाड़ी देशों में, मतलब मुस्लिम कंट्रीज के डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं, जो भारत में मुस्लिम विरोधी बयान देता रहा हो। अगर वो बयान कोई वहां दिखा दिया रविशंकर प्रसाद को, तो अपना मुंह कहां छिपाएंगे? शुतुरमुर्ग वाली कला तो उनमें होगी नहीं, कहां छिपाएंगे मुंह? हैं? शशि थरूर, थरूर पर मैं कुछ थोड़ा सा वक्त दूंगा आज हेमंत भाई। शशि थरूर, जरा याद कीजिए, मैं अपना कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मोदी वो बिच्छू है जो शिवलिंग पर बैठा हुआ है। इसे न हाथ से उठाकर फेंक सकते हैं, न चप्पल से मार सकते हैं। रिपीट कर दूं, शशि थरूर, शशि थरूर और मोदी की केमिस्ट्री अद्भुत है। मोदी वो बिच्छू है जो शिवलिंग पर बैठा हुआ है। न इसे हाथ से फेंक सकते हैं और न चप्पल से, हवाई चप्पल की बात मेरे ख्याल से की थी, न चप्पल से मार सकते।
इसका भाव आप लोग समझ गए होंगे। मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझ गए होंगे। और मोदी ने क्या कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को होती है? है भाइयों, है मित्रों। अब बताइए, वही शशि थरूर इनकी इज्जत बचाए जाएंगे, उनके शशि थरूर के पीछे छिपे हैं। मकसद एक है कि कांग्रेस को, देश को एक नए नैरेटिव में उलझा दो। यही किया है आज। मैं फटाफट आपसे आपके पास आऊंगा, क्योंकि पूरा टाइम 20-25 मिनट आप ही को सुनूंगा, लेकिन पहले सूची दिखा देते हैं जरा एक बार। फटाफट दिखाइए कौन कौन जा रहा है, ये सूची दिखा दीजिए भैया, फटाफट दिखा दीजिए। ये देख लीजिए सूची आप। ग्रुप 1 जो है, ये ग्रुप 1 बैजयंत पांडा जो हैं इस ग्रुप के लीडर, उनकी अगुवाई में जाएगा। ये सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाए। इसमें निशिकांत दुबे हैं, इसमें भाजपा से फंगनन कोन्याक है, भाजपा से रेखा शर्मा है, भाजपा से असदुद्दीन ओवैसी है एआईएमआईएम से, सतराम सिंह संधू मनोनीत, गुलाम नबी आजाद डीपीएपी और हर्ष श्रृंगला ये राजदूत हैं। इस सूची की सबसे बड़ी खूबी ये है कि गुलाम नबी आजाद मोदी का 1.5 गुना लंबा राजनीतिक करियर है, और बैजयंत पांडा की अगुवाई में ये जा रहे हैं। गुलाम नबी का राजनयिक, गुलाम नबी का राजनैतिक सारा अनुभव, डिप्लोमेटिक सब अनुभव, ये जा रहे हैं 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पर सूची में इनका नाम है। बैजयंत पांडा की अगुवाई में जा रहे हैं। अब यही इस डेलीगेशन की सबसे बड़ी खूबी है। ग्रुप 2 यूके, फ्रांस, जर्मनी, ईयू, इटली, डेनमार्क। रविशंकर प्रसाद इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें डी पुरंदेश्वरी हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, गुलाम अली खटाना, डॉक्टर अमर सिंह कांग्रेस के सांसद हैं, समीक भट्टाचार्य भाजपा से हैं, एमजे अकबर मनोनीत हैं, ये प्रिय हैं, और पंकज सारण ये राजदूत हैं। एमजे अकबर का तो जाना जरूरी था इन सब देशों में, वैसे भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, तो उनका भी जाना जरूरी था। रविशंकर प्रसाद यहाँ जाएंगे इस वाली सूची में। तीसरी सूची पे आते हैं, फिर अभी बाकी तो बताएंगे हेमंत भाई। संजय कुमार झा लीडर हैं तीसरी सूची के, जेडीयू सांसद हैं। अपराजिता सारंगी भाजपा, यूसुफ पठान टीएमसी, ब्रिजलाल भाजपा, ये डीजीपी पूर्व थे, जॉन ब्रिटास सीपीआईएम, प्रदीप बरुआ भाजपा, हेमंत जोशी भाजपा, सलमान खुर्शीद कांग्रेस और मोहन कुमार राजदूत। सलमान खुर्शीद नरसिम्हा राव की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे, और ये संजय कुमार झा के उसमें जा रहे हैं, जो संजय कुमार झा एक भाजपा के पूर्व नेता, पीए से लेकर के, मतलब दफ्तर में काम करने से लेकर के जेडीयू में जाके अध्यक्ष बनाया गया, और शायद, मैं चेक नहीं किया हूं, लेकिन शायद पहला संसद, मतलब संसद में शायद पहला कार्यकाल होगा, और नहीं होगा तो दूसरा होगा, अगर मैक्सिमम होगा दूसरा होगा, नहीं तो पहला कार्यकाल होगा। इनकी अगुवाई में सलमान खुर्शीद जा रहे हैं 50 साल राजनीति करने के बाद। चौथी सूची है एकनाथ शिंदे, देखिएगा और बढ़ा दीजिएगा बाकी सूची। एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे शिवसेना सांसद। अब समझ लीजिए, फिर अब श्रीकांत शिंदे का अनुभव देख लीजिए, और नीचे देखिए बांसुरी स्वराज, खैर ये भी उसी कैटेगरी में, उतना ही अनुभव है इनके पास ढेर सारा। ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग भाजपा सांसद, पहली बार के सांसद हैं, विधायक कई बार रहे हैं, यूपी मंत्री रहे हैं। डॉक्टर सस्मित पात्रा, ये वो धुरंधर हैं जो नवीन पटनायक को गच्चा दे दिए थे, इनको पार्टी से बाहर निकालने की बहुत जोरदार मांग चल रही है। मनन कुमार मिश्रा, ये मनन कुमार मिश्रा हैं। अभी देखिए, बेला त्रिवेदी जब विदाई नहीं मिली थी तो सबसे ज्यादा पीड़ा में यही थे, सबसे ज्यादा पीड़ा में थे। और एस अहलूवालिया, सोचिए कितने पुराने नेता हैं एस अहलूवालिया, वो श्रीकांत शिंदे जिनको अभी जुमा जुमा 7 रोज हुआ संसद में, वो लेके जा रहे हैं एस अहलूवालिया। ग्रुप 4 के बारे में बता दी जा रही है, यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सियरा लियोन। ठीक है, तो सियरा लियोन गौर से सुनिएगा, कोई आप लोग गलत नाम भी सुन सकते हैं सियरा लियोन बोलने के चक्कर में। तो सियरा लियोन जाएंगे। और ग्रुप 3 इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर। ग्रुप 5 जाएगी यूएसए, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया। शशि थरूर सांभवी चौधरी या अशोक चौधरी की बेटी हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद
जीएम हरीश बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, तरणजीत सिंह सिंधु और तेजस्वी सूर्या। ग्रुप 6 ये जाएगा स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया, रूस। कनिमोझी जाएंगी इसमें। राजीव राय समाजवादी पार्टी से भी चलिए खाता खुल गया। राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, ब्रिजेश चौटा, प्रेमचंद्र गुप्ता आरजेडी से हैं, अशोक कुमार मित्तल आम आदमी पार्टी, मंजीत एसपुरी राजदूत और जावेद अशरफ राजदूत। और ग्रुप 7 आखिरी है, मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका। सुप्रिया सुले ये एनसीपी से हैं, शरद पवार की सुपुत्री। राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी आम आदमी पार्टी। मनीष तिवारी कांग्रेस से चुने गए। मनीष तिवारी भी जो है इधर मतलब मोदी के पराक्रम से बहुत, सेना पराक्रम से शायद उतना ना हो, लेकिन मोदी के पराक्रम से बड़े प्रभावित थे। अनुराग सिंह ठाकुर और उसके बाद देवरायलू हैं, आनंद शर्मा है, वी मुरलीधरन है और सैयद अकबरुद्दीन है। अब हटा दीजिए इसे, हटा दीजिए। हेमंत भाई, ये जोरदार सूची, बहुत 10-11 मिनट का हम वक्त ले लिया, अब आगे कुछ हम नहीं बोलेंगे। अब जरा बता दीजिए कि इनके पीछे छुपने क्या मकसद है। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, एक बात आपने बिल्कुल ओपनिंग सेंटेंस जो कहा था वही सच्चाई है, और वो बात ये है कि स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक जो सो कॉल्ड प्रतिद्वंदी, हालांकि उसकी कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान के मामले में भी जो हमारा ट्रेडिशनल राइवल है एक तरीके से, उसकी आतंकी राष्ट्र की छवि स्थापित करने में परमादरणीय मोदी जी और जयशंकर जी कंप्लीटली बुरी तरीके से नाकाम हो गए, बुरे तरीके से नाकाम हो गए। आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में किस तरीके से पाकिस्तान कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गया था। आज उस पाकिस्तान की स्थिति क्या है और आज आपकी स्थिति क्या है? अगर सही मायने में देखें, आगे बढ़ेंगे इस सारी बातचीत पर, अगर सही मायने में देखें तो पाकिस्तान के साथ ओपनली कौन आया? बिल्कुल ब्रेजनली चाइना आया, टर्की आया, अजरबैजान आया, बिल्कुल खुल के आए, जैसे आना चाहो वैसे आए। और आपके साथ कौन आया? इजराइल, जिसका नाम लेते ही आधे मुस्लिम देश वैसे ही भाग जाते हैं, 80% मुस्लिम देश भाग जाते हैं। और आपके साथ समर्थन मिला तालिबान के विदेश मंत्री का, जिसको आपने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक, जिसके साथ आपके संबंध भी कायम नहीं है आज तक। तो ये आपका दुनिया में डंका बज रहा था, जिस डंके का ढोल फटने की बात आपने कही। 11वां साल पूरा हो गया है सत्ता में, 88 बार विदेश यात्राएं की हैं, 72 देशों में गए हैं, और समर्थन किसका मिला ये मैं दर्शक साथियों पर छोड़ता हूं, सबने देख लिया। आतंक के खिलाफ जब 22 अप्रैल को जो नरसंहार हुआ, पूरी दुनिया साथ थी कि भाई आतंक के खिलाफ गलत ये सारी चीज, लेकिन जैसे ही आप कार्रवाई के लिए निकले, आप अकेले खड़े रह गए। ये हकीकत है, कोई स्वीकार ना करे वो अगले की वो है। अब सवाल ये कि जब जयशंकर और मोदी की जोड़ी जब पूरी तरीके से नाकाम साबित हो गई, वो क्यों हुई? कारण केवल क्या है कि आपने जब विदेशों में आप घूमे, आपने ऑप्टिक्स और इवेंट के अलावा, भाषणबाजी लफाजी के अलावा, अपनी इमेज बनाने के अलावा कोई काम गंभीरता से किया नहीं। वरना पाकिस्तान के बारे में आप हर जगह कायदे से बता सकते थे कि भाई क्या स्थिति है, उसके सारे डोजियर हम पहले यूएन में दे चुके हैं, और समय समय पर हम आप उसको अपडेट भी करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन यही काम करते हैं। उसके बावजूद भी आपने पाकिस्तान को क्या किया? पाकिस्तान के नाम पर केवल हिंदुस्तान में वोट मांगे। कोई चुनाव आ गया, पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे, हिंदू मुस्लिम किया, फला किया, उससे आपको राजनीतिक लाभ तो मिल गया, आपकी सरकारें तमाम राज्यों में बन गई, लेकिन कूटनीतिक तौर पर आप दिवालिया हो गए। मुझे भारी मन से कहना पड़ रहा है, डिप्लोमेटिकली यू आर ए बैंकरप्ट कंट्री एज ऑन डेट विज़ पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। क्यों हुआ वो? क्योंकि आप बेसिकली दुनिया का जनमत सबसे बड़े आतंक के शिकार देशों में से हम रहे हैं, लगातार रहे हैं 80s के दशक से। आज कोई नई बात नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 45 ईयर्स नाउ। अपने पंजाब से शुरू हुआ था, फिर कश्मीर में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में लगातार रहा, सारी चीजें सबको पता है। उसके बावजूद आप पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान का केस तो ओपन एंड शट है, वेस्ट भी जानता है, सारी दुनिया जानती है, बराक ओबामा तो ओपनली कहा करते थे, उसके बावजूद भी आप 11 साल के अंदर पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कंप्लीटली विफल रहे, बुरे तरीके से नाकाम रहे, और केवल उसके नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग करके घटिया किस्म की सियासत जो सांप्रदायिक विभाजन की थी वही करते रहे। चाइना का नाम आया तो आपकी आवाज नहीं निकली, पाकिस्तान का मुद्दा हो चाहे ना हो, आपको हर बात में घसीटना है। ये आपकी विदेश नीति है, ये आपकी राजनीति है। इसको छोड़ दीजिए, आप आगे चलिएगा। अब सवाल आएगा कि ये जो मुहिम चलाई जिसका आपने जिक्र किया, सॉरी मैं थोड़ा स्लिप हो गया, जो आपने ये बात की, जो पूरी सूची बताई सारी चीजें की, बड़ा अच्छा किया आपने, बता दिया देश को। मेरा सवाल आपसे है कि करदाताओं के पैसे से ये लोग, करोड़ों रुपए खर्च होगा इसमें,
ये कितने देशों में जा रही हैं? इसका 7 समूह बने हैं, जैसा आपने कहा। 59 सांसद और विदेश सेवा के अधिकारी जा रहे हैं, 59 लोग। और 10 दिन की यात्रा होगी, इस वीकेंड पे शुरू हो जाएगी। जब हम ये जिस महीने अगला हफ्ता शुरू हो रहा है कल से, इसके वीकेंड पे होगी और 10 दिन की यात्रा होगी इन सांसदों की। इसमें कितना पैसा खर्च होगा? एक अच्छी बात है, ऑल पार्टी मीटिंग, वो उस पर आऊंगा मैं। आपने क्या इसको संदेश दिया कि पूरा भारत एकजुट है और सभी दलों के ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है। वो डेलीगेशन कैसे बना आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो डेलीगेशन जिस तरीके से चुना गया है, और खासतौर पर मुख्य विपक्षी दल का, एक बात मान करके चलिएगा, कांग्रेस पार्टी से आपने नाम मांगे कि भाई आप 4 नाम बता दीजिए आप। उन्होंने आपको नाम बताया आनंद शर्मा जी का, उसके बाद गौरव गोगोई का, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का और राजा बरार, राजा वडिंग जिसको हम कहते हैं, इन 4 नाम दिए। कांग्रेस से मांगा आपने ऑफिशियली टेलीफोन करके। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने पहले राहुल को फोन किया, फिर खड़गे साहब को किया, क्योंकि दोनों अपने अपने हाउस के लीडर। उन्होंने आपको नाम दिए 4। आपने क्या किया? इन 4 में से केवल एक को लिया, वो आनंद शर्मा। समझ लीजिए इसके पीछे की सियासत। तो जब कांग्रेस के साथ ये कर सकते हैं, तो एक चीज और भी मान लीजिए, पूरे देशवासियों को मैं आगाह कर रहा हूं और सारे राजनीतिक दलों को भी आगाह कर रहा हूं कि या तो आप फोन ही ना करते, अपनी मर्जी से जो आपको उचित लगे सारे नाम भेज देते, कोई समस्या ही नहीं। कांग्रेस पार्टी तो सारा विपक्ष तो आपके साथ ही खड़ा हुआ है पूरे के पूरे मामले में। आपने क्या किया कि आपने हर जगह लड़ाई लड़वाने की कोशिश की। क्या कि नाम आपने मांगे, मैंने आपको नाम दे दिए, उसके बाद आपने मेरे 4 में से एक नाम लिया, और जो मेरी पार्टी के अंदर जो आपके पसंदीदा है उनके नाम आप डाल दिए। कोई बात नहीं, ये हो गया। मेरी चिंता दूसरी, आशीष भाई, कल को जब संसद के अंदर तमाम बिलों पे बहस हुआ करेगी, तमाम चीजें होंगी, तो क्या वो नाम भी मोदी तय करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन बोलेगा? कर सकते हैं ना? हो सकता। जब विदेश यात्रा के लिए आप नाम मांग करके और उनको रिजेक्ट कर सकते हैं बिना बताए, बिना कोई चर्चा किए। सिंपल तरीका क्या था? सिंपल, जो मैंने कहा कि आप नाम मांगते ही ना अपने हिसाब से, आपको सबकी काबिलियत पता है, आप ले लेते अपने हिसाब से, कोई विवाद नहीं। पहले आपने नाम मांगे, फिर उनको लिया नहीं, ठीक? और फिर किस तरीके से किसी को अध्यक्ष बना दिया। आनंद शर्मा की क्या सीनियरिटी है, सलमान खुर्शीद की क्या सीनियरिटी है, और उस लिस्ट में उनके नाम कहां पर है, सोच के देखिए। तो आप उनको डिमीन कर रहे इतने सीनियर लोगों को, क्या मतलब? कनिमोजी के उसमें कौन जा रहा है? कनिमोजी टॉप पर, और उसमें नीचे कौन जा रहा है? आनंद शर्मा 8वें नंबर पर। सोचिए आप। उसके बाद जब आप इस दौरे में ये कर सकते हैं, तो संसद के अंदर तो मान के चलिएगा कि आमतौर पर लीडर ऑफ द हाउस, फ्लोर का लीडर जो है, वो नाम देता है कि भाई इस पे हमारे ये लोग बोलेंगे, यही होता है ना। तो कल को वो तो स्पीकर कर देता है, लीडर ऑफ हाउस अपना जो है वो फ्लोर लीडर, और स्पीकर साहब या चेयरमैन, जो भी, दोनों में से जो भी। अब तो आगे ये हो जाएगा कि मोदी जी नाम दे दिया करेंगे, भाई कांग्रेस की तरफ से ये बोलेंगे, फलाना ये बोलेगा, उस पार्टी का ये बोलेगा, बात खत्म होगी। ऐसे में जिन लोगों को नाम आपने कांग्रेस ने दिया, उनको आपने लिया नहीं बिना कारण के। आप केवल कांग्रेस को कहते हैं कि भाई मुझे शशि थरूर भी चाहिए, बात ही खत्म होगी। नहीं कहा ना आपने। आपने कांग्रेस में लड़ाई लगवाई कि तुम नाम दो पहले। नाम देने के बाद शशि थरूर को चेयरमैन बना दिया, और वो इतना शर्मनिरपेक्ष आदमी है, वो कूदता ही फिर रहा है। उसके भी अपने ठीक है, उसको भी मोदी जी वाली जो कुछ शौक है ना, मोदी जी के चपास के, दिखास के, और सेलिब्रिटी दिखने के, 24 घंटे सुर्खियों में रहने के, तो उस भाई को भी बहुत पुराना शौक है वो। तो मोदी जी के उसके काफी गुण मिलते हैं, अगर आप कुंडली मैच करेंगे तो काफी गुण मिलते हैं। और रैंक अपॉर्चुनिस्ट है ही, लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके की उसकी बयानबाजी है आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने चले थे वो, और आज सोचिए कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बने होते, आज कांग्रेस का क्या होता, वो विलय कर देता बीजेपी, विलय कर देते हैं। जिस तरह की स्थिति है। सोचिए, आप, वो कहता है मैं डिप्लोमेट हूं, मैं, ही इज द रैंक अपॉर्चुनिस्ट। भाई 4 बार एमपी कांग्रेस पार्टी ने बनाया आपको, मोदी जी ने नहीं बनाया। मोदी जी ने तो आपका इलाज कराने के लिए राजीव चंद्रशेखर को सामने खड़ा कर दिया, जो बहुत बड़ा पूंजीपति है, आपका इलाज करवा रहे थे। वो तो शुक्र केरला है जहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, वरना तो निपट गए थे आप, बन गए थे नेता। तो अब दिक्कत क्या है कि मोदी जी ने क्या किया कि इस सारे में विपक्ष तो इस बात पे चुप है कि भाई राष्ट्रीय एकता का मसला है, बाहर टेरर का मामला है, भारत की छवि का मामला है दुनिया में, और आप उस पर घटिया सियासत कर रहे हैं। आपने किन के नाम दिए? जो इन्होंने नाम दिए कांग्रेस ने, मैंने चारों बताए। आपने किसको लिया? शशि थरूर को लिया। लीजिए आप, कोई बात नहीं, फिर नाम क्यों मांगे थे, खुद ही ले लेते। डॉक्टर अमर सिंह को ले लिया, सलमान खुर्शीद को ले लिया, आनंद शर्मा को ले लिया, और मनीष तिवारी को ले लिया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस नाम आदमी का, पार्टी का नाम, जिस व्यक्ति का नाम पार्टी ने नहीं भेजा, उसको आप ले जा रहे हैं, उसकी अपनी पार्टी में क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी?
कि यार ये तो अंदर ही अंदर इनसे मिला हुआ है, ये मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा। तो मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी की फाल्ट लाइन को एक्सपोज करने का ठेका ले लिया, और कांग्रेस पार्टी करने में पहले से उतारू है। भाई जब इस तरह की स्थितियां थी तो आप इस तरह की बयानबाजी से बच जाओ, मत करो बयानबाजी। लेकिन वही बात है कि वो भी नहीं मानेंगे, वो भी नहीं मानेंगे। जो एक्सरसाइज जो ये डेलीगेशन चूज करने की थी, कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए। जब सारा विपक्ष बिना शर्त समर्थन सरकार को दे चुका है, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, जो आपको करना करिए। लेकिन उसमें भी फाल्ट लाइन्स ढूंढ करके जिस तरीके की लड़ाइयां लगाई। अब मोदी जी को इतनी मोहब्बत हो गई थरूर साहब से, और थरूर साहब के बारे में क्या कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिवलिंग पे बैठा हुआ बिच्छू, ये माननीय शशि थरूर जी के शब्द थे। अब दिक्कत क्या है कि केरला में बीजेपी अपने पैर पसारने के लिए डेस्परेट है। उनको लगता है शशि थरूर बहुत बड़ा आइटम है, इसके जरिए हम एंटर कर जाएंगे। तो उससे पहले वो आपको याद होगा रेलवे को, जो दिल्ली मेट्रो के जो थे श्रीधरन, उनको भी लेकर के गए दुल्ला बना करके, तब उसका क्या हाल हुआ था बेचारे का, और पूरी भाजपा का भी क्या ही हुआ था। तो इनको हर चुनाव में एक आध इस तरह का आइटम चाहिए जो जाकर के वहां पे अपने पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत है नहीं, सारी मोबिलाइजेशन हो जाता है, सब कुछ, रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं, गिद्ध मीडिया की दिक्कत नहीं, सब कुछ जेब में है। एक चेहरा चाहिए होता है जिसको आप घुमा घुमा के, अच्छा डेस्परेशन उसकी क्या है भाई की कि 69 के हो गए हैं शशि थरूर, 69 साल के हो गए मार्च में। अब उनके पास ले दे के मोदी के पैरामीटर में देखेंगे तो 6 साल बचे हुए हैं, और अगले 4 साल मोदी रहने ही वाले हैं। तो जब और विपक्ष में कैसे बैठेंगे वो, तो इसलिए वो डेस्परेट है कि मोदी से गलबैया करके, जैसे केरला में अडानी के फंक्शन में थे, पोर्ट वाले में और सब जगह, रात को पहुंच के एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहा है विपक्ष का सांसद मुख्यमंत्री जी को। ये असामान्य है। मुख्यमंत्री वगैरह जाते हैं सब आपकी पार्टी के या जो भी स्टेट का है, आपका क्या मतलब था, लेकिन पहुंचे हुए थे महोदय, और फिर उसके बाद वो ट्वीटबाजी और वो सारी चीजें करके। तो बेसिकली मोदी जी ने ये जो नाकामी थी ना, कंप्लीट नाकामी है, उसको नाकामी को ढकने के लिए इस सारे डेलीगेशन का कंसेप्ट बनाया, और उसमें भी राजनीति खेल दी। कतई जरूरत नहीं थी, लेकिन खेल दी क्योंकि आदत से मजबूर है। मोदी और मोदी का इकोसिस्टम बिना राजनीति खेले बाज ही नहीं आ सकते, ये मान के चलिएगा। वो चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे पाकिस्तान को आतंकी करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। अब आप एक बार इस सूची को दोबारा देख लीजिए, बीजेपी और आरएसएस के पास टैलेंट का कैसा दिवाला निकला हुआ है, इससे आपको पता लग जाएगा। बीजेपी के पास मोदी जी खुद थे, जयशंकर जी थे, 14 मुख्यमंत्री हैं, 240 लोकसभा एमपी हैं, 1000 से ज्यादा एमएलए हैं, 200 से ज्यादा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, टी राजा, संबित पात्रा, एक से एक धुरंधर है। और अमेरिका और बड़े देशों को समझाने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवादी है, उनको कांग्रेसी शशि थरूर चाहिए। अब आप बता दीजिए क्या करेंगे। देश के लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को ढंग के स्कूलों में भेजें या आरएसएस की शाखाओं में भेजें। आरएसएस की शाखाओं में तो यही माल निकलेगा जो मोदी मंत्री बनाए जिनको घूम रहे हैं, और जो लोग ठीक ठाक इंडिपेंडेंट पढ़े लिखे हैं, उनकी डिमांड ना केवल उनकी पार्टी में, ना केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी है। तो ये देश के लोगों को, हमारे दर्शकों को ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी और आरएसएस 100वें साल में आरएसएस है इस समय, और एक उनके पास क्रांतिकारी वक्ता नहीं है सब सरकार के अंदर जो जाकर के अमेरिका को समझा दे। और अमेरिका वाला जो श्रीमान आपका ताऊ बैठा है वहां पे भक्तों का, वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के लोग बहुत शानदार हैं, पाकिस्तान बहुत गजब देश है, ऐसी बढ़िया चीजें बनाते। पूछ नलायक से पूछिए कोई कि पाकिस्तान क्या बनाता है भाई, कल मैं उसका वीडियो देख के हैरान रह गया था। पाकिस्तान गजब की चीजें बनाते हैं, वी विल ट्रेड विद देम। क्या ट्रेड करेगा, वो तो बम बनाते हैं, माइंस बनाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, ले आ 50-40 जाके। मैं हैरान था। और किसको, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रहा भाई बैठ के, भक्तों का ताऊ ट्रंप, वो खुल के पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। Brilliant people they are. They make so many things. They make wonderful things. We can trade a lot. उसी की भाषा में, हालांकि नकल नहीं उतारना चाहूंगा, लोग मेरी ट्रोलिंग कर देंगे, लेकिन है वो ऐसा ही आइटम। और भले आदमी, वहां तो बम बनते हैं, वहां तो तालिबान को सपोर्ट की जाती है, वहां तो लश्कर तोयबा, जैश, दुनिया का कोई आतंकी संगठन ऐसा नहीं है जिसकी जड़ें वहां पर ना हो। वो भाई उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और जितने संघ यहाँ पे दाड़ते हैं कि पाकिस्तान पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब क्यों नहीं गए अमेरिका में अपने ताऊ को समझाने के लिए? जाओ, मोदी जी बड़े दाड़ते हैं ना सुबह शाम तक, तो बताओ जाके, इतनी बार अमेरिका गए हो, फिर उसके बावजूद भी अमेरिका वहां खड़ा हुआ है। आप जितने जा रहे थे उन्होंने सीज फायर करा दिया। ये आपका दोस्त माई फ्रेंड डोनाल्ड था। तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट नाकामी जो थी सरकार की, विदेशी के उस पर कंप्लीट फेलियर है। और सवाल ये कि मेरा फिर वही सवाल है मूल आपसे, मैं इस कंसेप्ट के खिलाफ नहीं हूं,
सवाल ये है कि जब बम्बई हमला हुआ तब भी इस तरह की टीमें गई थी। उससे पहले आपको ध्यान होगा नरसिम्हा राव जी ने भी भेजी थी, कोई चीज नहीं, अटल जी को भेजा था। सवाल वो नहीं है, एक तो एक आदमी भेजना और एक 59 लोगों का डेलीगेशन भेजना। भाई प्रधानमंत्री का काम क्या है? प्रधानमंत्री का डंका बज रहा था ना। जयशंकर नंबर 2 है ना, कैरियर डिप्लोमेट है, फॉरेन सेक्रेटरी रहा इस देश का। वो आदमी जहां नाकाम हो गया, वहां निशिकांत दुबे क्या करेगा बताइए? निशिकांत दुबे तो ट्रोलिंग के लिए जाना जाता है बेचारा। उसको आप भेज रहे हो कि देश का पीआर कर ले, तो वो क्या पीआर करेगा बता दीजिए। रविशंकर प्रसाद जी क्या करते हैं बताइए आपको, नाक फुला करके किस तरीके से। तो वहां क्या करेंगे जाके? उनको अध्यक्ष बना रखा है। कोई नहीं, करिए, आपको उसकी कोई समस्या नहीं है। मेरा आपसे सवाल एक और था कि 59 सांसद जाएंगे ये, और ये 33 देशों की यात्रा पर जाएंगे, आपने बता दिया सारी लिस्ट पर। मैं आपसे एक छोटी सी सवाल पूछ रहा था, ऐसे मेरी आदत है कि मैं जो मुझे लगता है वो मैं पूछ लेता हूँ। इस लिस्ट में 7 देश ऐसे हैं, जरा नक्शे पे ढूंढिएगा उनको आज जब ये शो खत्म हो जाएगा तो। 7 देश में अल्जीरिया है, लाइबेरिया है, कांगो है, सियरा लियोन है, स्लोवानिया है, लातविया है, इथोपिया है। यहाँ कौन सा पीआर करने जा रहे हैं आप? और यहाँ के पीआर का फायदा क्या होगा? इट्स ए क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। व्हाट आर यू डूइंग? समझ से बाहर है। मतलब विदेश नीति में तो दिवालियापन है, विजन का भी दिवालियापन है कि वहां इन देशों में क्या करेंगे बताइए आप। आपका विजन, मैं सवाल ले लेता हूँ एक, आपका विजन हो सकता है उतना दूर तक नहीं हो जितना मोदी जी का हो सकता है लातविया और ये सब आप देश खोजें जब, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ अडानी के इंटरेस्ट की भी चीजें हो सकता है उसका वही वो भी वही मल्टीपर्पज। अडानी की सारी डेस्परेशन ही अब चूंकि सब जगह एक्सपोज हो गया, वो उसके पास वेन्यू ही अफ्रीका बचा हुआ है। यही मैं कह रहा ये, हूँ कि ये हो जो सकता है दूसरे वहां के पे कंट्रीज हैं, थर्ड ये वर्ल्ड कुछ कंट्रीज, जाए और बात। वो, हाँ। और जो है निशिकांत जैसे लोग सब जा ही रहे हैं। अच्छा एक सवाल और है, ये सवाल, इस सवाल का आप भी पूरा टाइम लेके जवाब दीजिएगा। मोटिव को लेके मेरा सवाल है कि मोटिव, आपने कहा नरसिम्हा राव ने यूएन में भेजा था, यूएन में पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव ला रहा था, उसे रोकना था। यूएन में निंदा प्रस्ताव बड़ा महत्व, उसे रोकना था। अटल जी की अगुवाई में उन्होंने बताया, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उसमें सलमान खुर्शीद साहब थे, और उसमें हामिद अंसारी साहब थे। उस डेलीगेशन में हामिद अंसारी उस वक्त राजदूत थे भारत के। तो हामिद अंसारी, फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद विदेश राज्य मंत्री थे, नाराज भी थे। वही मैं कहता हूँ कि हो सकता है उस समय भरपाई अब कर रहा हूँ, उस समय नाराज थे कि हम अटल जी के अगुवाई में हमको भेज दिया है। आज सलमान खुर्शीद किसके अगुवाई में जा रहे हैं? जो अभी संसद का पूरा हो सकता है पूरा चक्कर न काट पाया हो, संसद भवन के उससे परिचित ढंग से ना हुआ हो, उसकी अगुवाई में जा रहा है। और तब अटल जी तब अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर थे 92 में, 94 में। तब तब अटल जी के अगुवाई में इनको दिक्कत थी। बताइए, ये समय का देखिए फेरा, देखिए आप। तब इनको अटल जी की अगुवाई में दिक्कत थी, उस समय बकायदे इनकी नाराजगी सामने आई थी। तो वो दौर था। मनमोहन सिंह ने भेजा जब मुंबई अटैक के बाद डेलीगेशन, तो वो डेलीगेशन डिप्लोमेटिक रूप से इतना कामयाब हुआ कि जो अभी आपने कहा ना, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, पाकिस्तान कंप्लीटली। ग्रे लिस्ट में गया। पाकिस्तान की यस। पूरी मतलब उस समय का, अब क्या है दिक्कत ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाया जाएगा, आप जाइए इंडिपेंडेंटली सर्च कीजिए कि क्या क्या हुआ मुंबई हमले में। पूरा विश्व समुदाय पाकिस्तान का नाम लेके खिलाफ था, और ओबामा ने तो नाम लेकर के कहा कि बंद करो अपने देश में ये आतंकी, हम नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक, आज की तारीख में मेरा सवाल ये है कि जो जयशंकर हमारे विदेश मंत्री एक इनविटेशन कार्ड प्रधानमंत्री के लिए नहीं ला पाए, वहां थरूर क्या लाने गए? लाया हूं तूफान से कश्ती निकाल के, क्या निकालने गए? जहां जहां जिस देश में मोदी जी ने जलसे किए हैं कई, उस देश में थरूर क्या करके आया? मेरा इस सवाल इतने नहीं है, क्या थरूर को ट्रंप से मुलाकात का मौका मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल। क्वेश्चन या डजंट राइज। थरूर, मैं भी कर, या थरूर वहां किससे मिलेंगे, किससे मिलेंगे? ये सब सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये देखिए, किससे मिलेंगे थरूर? वहां सांसदों से मिलेंगे। और उस दौर में पुराने अमेरिकी राष्ट्रपति होते तो उस दौर में कहते कि हाँ चलो कांग्रेस के फलाना 4 सांसदों से मिले, इनसे मिले, उनसे मिले, लॉबिंग किया। इस दौर में जिस दौर में ट्रंप है, जो अपने पता नहीं किसी को सुनते नहीं, जो किसी को अपने स्टाफ की नहीं सुनता आदमी,
जो एक हाथ से इधर हटाता है उधर हटाता है, सबको कीड़े मकोड़े टाइप हटा करके जो मन होता है वही बोलता है। अगर किसी को सुनता तो इतनी उलझन थोड़ा बोलता हेमंत भाई। जो ट्रम्प किसी को नहीं सुन रहा है, वहां जाकर के क्या व्हाइट हाउस के दरबार से बतियाओ? किससे? जो ट्रम्प इंटर्न को भेज देता है मोदी को बाहर रिसीव करने के लिए, वहां थरूर क्या करेंगे? ये सवाल है ना। कोई बताए, इस बात को बताए ना, समझाए। हम कहते हैं भक्तों से, उस पे आप मेहनत कीजिए, थोड़ा लिखिए कुछ कि नहीं थरूर ने एक बार चंद्रमा पर संपर्क स्थापित किया था, ऐसा कुछ निकालिए आप लोग। क्या करेंगे बताइए ना। जो ईयू, खाली वहीं पे सवाल नहीं था, जो ईयू, जिस ईयू को जयशंकर बोल के आए, उसी ईयू को कहा था ना हमें उपदेशक नहीं चाहिए, हैं? बिल्कुल। उस ईयू के सामने वहां रविशंकर प्रसाद जा रहे हैं ना, फ्रांस, यूके, माइक्रो स्टार, वो सबको, जिस जहां हमारा विदेश मंत्री कह के आया, विदेश मंत्री को एहसास हो गया ना कि हमारे सहयोगी नहीं है उपदेशक। मैं तो जयशंकर के पक्ष में खड़ा हो गया हूं। सुनिए भाई, ये हमारे विदेश मंत्री को एहसास हुआ होगा कि ये भाई सहयोगी हमारे नहीं, सब हमें उपदेश दे रहे हैं, मतलब ये उपदेश दे रहे हैं, सब हम पे ज्ञान बांट रहे हैं हमको। तो जो हमारे विदेश मंत्री को ज्ञान बांटा, उपदेश दिया, उसको रविशंकर प्रसाद क्या कहेंगे? रविशंकर नहीं प्रसाद का बड़ा आशीष क्लियर है, एक ही सवाल का जवाब। हाँ। आशीष भाई देख, बहुत साधारण सी बात है कि ट्रम्प वम्प तो किसी से मिलता नहीं है, ना उनको मतलब, ना आपका इसका कोई मैंडेट है इस तरह का, ना हाँ, कुछ और है। हाँ, हाँ, बेसिकली सुरक्षा परिषद के जो देश है, खासतौर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो इस समय जो 5 जो लोग हैं, उन हाँ, सब से एक बार मुलाकात, उनमें एक पाकिस्तान भी है अनफॉर्चुनेटली, तो उससे तो नहीं मुलाकात करेंगे आप। तो यूएन के अंदर जो डिप्लोमेटिक स्टफ दूसरे लोगों का है, तो उसका सारा है। अमेरिका के अंदर जब आप जाएंगे, तो अमेरिका के अंदर आपको पता है बिल्कुल ओपन लॉबीज होती है। ये प्रो इंडिया हाँ, लॉबी है, ये प्रो हाँ, पाकिस्तान ओपन होती है, प्रूफ बिल्कुल वहां हाँ, लीगल है, वो वहां लीगली वो हाँ, है, सेक्रेटरी हाँ, है उसकी। तो यहाँ पर क्या है कि वहां पर जो अमेरिका के अंदर इंडियन कॉकस है, तमाम डेमोक्रेट्स, तमाम लिबरल्स, तमाम रिपब्लिकन्स, उन सब लोगों के साथ ये पीआर की एक्सरसाइज कर करके 10 दिन की ये पेड हॉलीडे है, इसको इस रूप में देख लीजिए आप, कि देश के मैं और आपके टैक्स से ये पेड हॉलीडे है। जो काम आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मोदी और जयशंकर नहीं कर पाए, राष्ट्रपति से मिल करके, उपराष्ट्रपति से मिल करके, उनको देश में दामाद की तरह घुमा करके, जो उनको सिक्योरिटी दी, जो उनका दिल्ली में व्यवस्थाएं पूरे देश में की, उसके बाद उस भाई ने क्या किया, जेडी वेंस ने, वो भी देख लिया आपने। तो ये एक कवायद है फेल हो चुकी, दिवालिया हो चुकी कूटनीति को रिगेन करने की। और दुर्भाग्य की बात देखिए, आपका और पाकिस्तान का कहीं कोई मुकाबला है क्या? मच्छर जैसा पाकिस्तान। आप 11 साल से आपकी राजनीति बिना पाकिस्तान ना शुरू होती ना खत्म होती। उसको उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए आपको 59 लोगों की जरूरत है। आप तो कहते थे अकेला मोदी में, संसद में याद है आपको मोदी जी क्या करते हैं, एक अकेला सब पर भारी। संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी की वीडियो निकाल लीजिए, सारे विपक्ष के सामने बटन यूं करके, एक अकेला सब पर भारी, ये कर रहे हैं। अब जिन पर भारी है वो मोदी जी को बचा रहे हैं। वो मोदी पर भारी है क्या? वो ये जितने लोग जा रहे हैं 51 एमपी, इसका मतलब तो ये मोदी पर भारी है, इसलिए जा रही है। मोदी से बड़े हैं, बड़े कम्युनिकेटर हैं, बड़े डिप्लोमेट है, बड़ा ये। देखिए ये बेसिकली मैं वो कह रहा था आपको, लगातार मैं साल भर से आपको एक ही बात कर रहा हूँ आशीष भाई, डिप्लोमेसी का जो फलूदा मोदी और जयशंकर ने मिलकर के किया है, इस देश की डिप्लोमेसी का वो हाल कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान की दुनिया के अंदर क्या छवि है, ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज भारत सरकार एक यात्रा प्रायोजित कर रही है 51 सांसदों की, दुनिया को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान क्या है। सोचिएगा, इससे बड़ी कोई नाकामी, पाकिस्तान मरा हुआ देश है यार, इट्स ए फेल्ड स्टेट, इट्स ए मिजरेबल फेल्ड स्टेट। आप पाकिस्तान के खिलाफ जनमत बना रहे हो। आप तो कह रहे थे मैं अकेला ही काफी, तो करिए ना। विश्व जनमत में आप किसी देश के खिलाफ ऐसे निकलते हैं क्या? क्या मतलब है, क्या चीज है वो? आपको अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत करना चाहिए था। जो आप लफाजी करते हैं ना खड़े होकर रैलियों में, जिनका जवाब नहीं देते आप, ये बात बता दीजिए ना मुझे कि 22 तारीख से आज तक वो आतंकी क्यों नहीं पकड़ेंगे? बता दीजिए मुझे, जवाब दिलवा दीजिए मोदी जी। वो आतंकवादी सीमा क्रॉस करके 200 किलोमीटर भारत के अंदर आकर के पहलगाम में हमला करके कहां गायब हो गए? बता दीजिए। देश की सुरक्षा भाई साहब, सड़क सारे कैमरे लगे हुए, सब कुछ लगे, इतनी भारी जो कश्मीर में पर कैपिटा फौज की तैनाती है पूरे देश में कहीं पर नहीं। उसके बावजूद वो लोग बॉर्डर क्रॉस किए, इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेकर के आए, नरसंहार किया, कहां गायब हो गए वो? आप 20-20 लाख रुपए का उन पे इनाम करते घूम रहे हैं। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए आपको डेलीगेशन भेजने पड़ेंगे। इससे बड़ी क्या नाकामी होगी भाई साहब आपकी? हर एक देश में आपका हाई कमीशन नहीं है क्या? एम्बेसडर्स नहीं है, हाई कमिश्नर्स नहीं है, वो क्या काम कर रहे हैं वहां पे? सवाल है कि नहीं?
या तो आपका बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मिशन हो, बहुत बड़ा। उसमें क्या होता है कि आपने जैसे अपने क्या नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में न्यूक्लियर डील हुई थी, तो तब उस तरह का माहौल बनता है कि हम जाकर के तमाम देशों से समर्थन जुटाएं। मतलब पाकिस्तान को निपटाने के लिए डेलीगेशन भेजने पड़ रहे हैं आपको, सोचिए आप, ये कौन सी डिप्लोमेसी सुनी आपने? कोई भी जब डेलीगेशन भेजते हैं तो उसका जो वो लक्ष्य होता है वो पॉजिटिविटी होता है। आशीष भाई, आपको गालियां दिलवाने के लिए मैं डेलीगेशन क्यों भेजूंगा, बताइए मुझे? मैं महान हूं ये तो इसके लिए तो भेजू मैं। आपको गालियां दिलवाने के लिए सर अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, ये इनका विजन है। और अब भगत जब आएंगे तो फिर वही गाली गलौज, क्योंकि सवाल सुनने की आदत नहीं है। समस्या ये है। मेरा तो सवाल ये है कि वो आतंकी पहलगाम तक आए कैसे, सीमा कैसे पार की, एक पहलगाम तक पहुंचे कैसे, नंबर दो वहां पर होमगार्ड का हवलदार भी क्यों नहीं था, तीसरा सवाल, सेना तो छोड़ दीजिए आप। उसके बाद चलिए वो हादसा हो गया, उसके बाद आपने अब तक क्या किया, बताइए आप देश को। वो सवाल पहले हैं, और उसके बाद जो ये पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, एक ही सवाल पूछ रहा हूं बस, एक सवाल मोदी जी से, कि आपने सीज फायर कैसे किया, बस किसके किसके कहने से किया, जवाब दे वही दीजिए। सवाल, और ये सारे सवाल, भक्तों से ये सवाल भाई, आशीष भाई, मेरा इन भक्तों से भी है कि केवल ये साधारण 5 सवाल है, इनका जवाब दे दीजिए नहीं कि नहीं, आपने ये सीज सवाल फायर आप, कैसे किया। ये सवाल का जवाब कोई नहीं, आप उम्मीद करो मोदी या भक्त कोई नहीं देंगे। वो थेथराई सब करते हैं, सिर्फ थेथराई करते हैं, क्योंकि वो बेशर्मी का जो मतलब सबसे उत्कृष्ट नमूना होता है वो इन्हीं में देखने को मिलता है। ये सिर्फ थेथराई करेंगे। मैं तो एक और सवाल जोड़ देता हूं, वो सवाल और गंभीर है, सबसे गंभीर सवाल अब जोड़ देता हूं जितना सवाल आपका था। आज तक मर्डर मिस्ट्री से लेकर के किडनैपिंग मिस्ट्री, दुनिया भर की मिस्ट्री हमने देखा है। मोदी के युग में ये टेरर मिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, इसका भी जवाब देश को चाहिए, पुलवामा से पहलगाम तक। भाई ये अद्भुत है, अद्भुत है। आपने कहा 45 साल देखा भारत ने आतंकवाद, भारत ने पंजाब से लेकर कश्मीर तक का आतंकवाद देखा है, लेकिन टेररिज्म में मिस्ट्री ऐसी कभी नहीं देखी जो मिस्ट्री अब हम देखने लगे हैं। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, इसका ये कम से कम देश को जानना चाहिए ना कि ऐसी मिस्ट्री, देश में सरकार है और सबसे मजबूत सरकार आजादी के बाद वाली है। इतनी मजबूत तो कभी आई नहीं थी, इतनी मजबूत है कि ये शर्म प्रूफ है, बिल्कुल शर्म प्रूफ है, ये लोक लाज प्रूफ है, ये इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मजबूत है बिल्कुल। तो इस सरकार को तो ये जवाब देना चाहिए, एक ही जवाब दे दे कि टेररिज्म में मिस्ट्री का कैसे जो है समावेश हुआ है। ये कहीं पर भी कोई भी इसका एंगल हो, ये सरकार को बताना चाहिए। और दूसरी एक आशंका के साथ आज के शो की चर्चा समाप्ति करेंगे हम। भारत की मीडिया में चल रहा है फिर पाकिस्तान ने भारत की नकल की, अरे तो ये तो और देश का नाश कर दिए, फिर भारत की नकल की, वो भी डिप्लोमेट भेजेंगे, वो जो है सांसद भेजेंगे विदेश में, और बिलावल भुट्टो की अगुवाई में भेज रहा है। मेरा एक सवाल है और आशंका के साथ, अगर 30 सेकंड की आप कमेंट कर देंगे तो अच्छा हो। कहीं ऐसा ना हो कि बिलावल भुट्टो जाए और इस ट्रंप का तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बिलावल, देखो आप, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, बिलावल बिलावल पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है, यस, समझिए, फ्यूचर हो सकता है क्या, है तो फ्यूचर है, ठीक है। वो हो सकता है बिलावल से मिल ले ट्रंप, और हमारे थरूर क्या है? ये कांग्रेस की लाइबिलिटी है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर। आशीष भाई, ये देखिए, हाँ ट्रंप मिले ना मिले वो बात नहीं है, लेकिन एक हाँ चीज मान के चलिएगा, जो पाकिस्तान जैसे देश है, बांग्लादेश जैसे जो देश है ना, उनके अंदर वहां पर लीडर्स नहीं होते, वहां पर इनके एसेट्स होते हैं अमेरिका के। हाँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिलावल उनका एसेट हो, क्योंकि शाहबाज हम्म, हैज आउटलिव्ड हिज यूटिलिटी। देखिए, हाँ नंबर 1 पर वहां फौज के साथ डायरेक्ट रहता है, नेता वेता प्रधानमंत्री को फौजी प्रधानमंत्री बनाती है, फौजी प्रधानमंत्री हटाती है, हाँ कोई हाँ समस्या हाँ नहीं। हाँ, आप बांग्लादेश में देखिए, हम्म, हसीना भारत में है इस समय, हम्म, उसमें यूनुस, मैंने आपको पहले भी इशारा किया था, यूनुस कंप्लीटली अमेरिकन एसेट है वहां पर। और हाँ बहुत जल्दी, लिख लीजिए आप इस बात को, बहुत जल्दी बांग्लादेश के अंदर अमेरिकन उसका एयरफोर्स का एक बेस होने वाला है, बहुत जल्दी, हम्म, किसी भी दिन। और उसके बाद शेख हसीना को वापसी कराने का भी प्रेशर आने वाला है, याद रखिएगा इस बात को।
जो बिलावल का आपने जिक्र किया, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सीआईए है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, बहुत सारे देशों में उनके बहुत सारे एसेट रहते हैं। तो बिलावल को किन हालात में भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, इमरान खान जेल में किन स्थितियों में है, पाकिस्तान आगे किस दिशा में जा सकता है, पाकिस्तान का जो जो अपना आर्मी चीफ है मुनीर, उसको जिहादी जनरल कहते ही है। तो बहुत सारी फ्लूइड सिचुएशन है ये। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं कि मोदी जी ने 11 साल में जो भारत और पाकिस्तान का नाम कभी इकट्ठा नहीं लिया जाता था पिछले कुछ दशकों से, उसको फिर भारत पाक इकट्ठा लेवाना शुरू कर दिया। ये इनकी सबसे बड़ी विदेश नीति का सफलता है। जहां भी कोई बोलेगा, ट्रंप बोलता है भारत इंडो पाक, इंडो पाक, इंडो, व्हाट डू यू मीन बाय इंडो पाक? तो आपने अपने आप को, इतने बड़े देश को, 144 करोड़ लोगों को पाकिस्तान के साथ लाके खड़ा कर दिया। और उसके बाद भी आप विश्वगुरु हैं, उसके बाद भी आप 56 इंची हैं, उसके बाद भी सांसद आपका पीआर करने जाएंगे, और आपका पीआर कराएं, इसमें कोई बुराई नहीं। पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए सांसदों का दल जा रहा है। इस पे मुझे थोड़ा सा ये है कि भाई सोचिए आप चलिए, डिप्लोमेसी किस लेवल पर ले आए। चर्चाएं बहुत है, सवाल बहुत है, एक ही कार्यक्रम में संभव नहीं है, क्योंकि एर्दोगन कह रहा है कि अब कश्मीर पर मुझसे मध्यस्थता करवा लो। ये तुर्की खत्म कर रहे थे, यहाँ तो एक ही मिनट में मीडिया कहती है तुर्की अब जाएगा, सेब नहीं लेंगे मर जाएगा, सेब उसका हम बंद कर देंगे मर जाएगा। मतलब ये तो ऐसे लगता है जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं ना खेल, उस टाइप पूरे देश को 143 करोड़ लोगों के जो है इस भारत को इन्होंने मूर्ख समझ रखा है। सेब नहीं खरीदेंगे, मर गया तुर्की। वो कह रहा है कश्मीर पे मध्यस्थता करेंगे। कश्मीर बहुत लंबे अंतराल के बाद, ये दुनिया की बड़े बड़े मीडिया हाउस का एनालिसिस है, बहुत बड़े बड़े, कि कश्मीर को पाकिस्तान ने फिर से अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले आया, कश्मीर के मुद्दे को चर्चा में ले आया, अंतरराष्ट्रीय पटल पर चर्चा में कश्मीर मुद्दा, कश्मीर नहीं, कश्मीर मुद्दा अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले आया। ये भारत की सबसे बड़ी नाकामी होगी, सबसे शर्मनाक नाकामी होगी, शर्मनाक नाकामी। कई नाकामी होती जिसपे चलो गलती हो गई, लेकिन शर्मनाक नाकामी होगी। इजाजत दीजिए हमें, कोई विशेष चर्चा होगी तो फिर हम हेमंत भाई को लेकर के आएंगे, नहीं तो कल फिर हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में मिलेंगे। नमस्कार।